हेलो चिल्ड्रन। this video is for class 11th। फाइनली 11th के लिए भी एक वीडियो आ गई है। आई होप तुम्हारे एग्जाम से पहले ही आ गई हो। आई नो अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी हैड देयर एग्जाम्स, क्योंकि उनके डाउट्स वगैरह आ रहे थे मेरे पास, बट दोज जिनके अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं, आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्प करे। सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 8 विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। दिस इज मोटिवेशन एंड इमोशन। सो नाम से ही पता चल रहा है द चैप्टर इज अबाउट मोटिवेशन एंड इमोशन। मोटिवेशन का इसमें थोड़ा सा बड़ा पार्ट है और इमोशन छोटा सा बेसिक सा पार्ट है। सो मोटिवेशन क्या होता है? अभी तक तुम्हें मोटिवेशन की जो डेफिनेशन पता है ना, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर तुम्हें समझ में आएगा कि इट इज समथिंग completely different from what we study in psychology, right? So motivation is anything that moves a behavior, that initiates a behavior। एक फोर्स होती है जो हमारे अंदर क्रिएट होती है या प्रोड्यूस होती है, और वो फोर्स हमें हेल्प करती है एक सर्टेन गोल को अचीव करने के लिए, ताकि हम उस गोल को अचीव करके अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें और हमारी उस ड्राइव को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो उसको हम मोटिवेशन बोलते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। मोटिवेशन क्या है? इट इज़ अ फोर्स दैट इज डायरेक्टेड टू अचीविंग अ गोल टू फुलफिल नीड्स। ठीक है, इट मोटिवेट्स अ बिहेवियर। अब मोटिवेशन के बाद तुम्हारी एनसीईआरटी में, आई ऑल्सो हैव द एनसीईआरटी ओपन विद मी हियर, ये रहा एनसीईआरटी। मोटिवेशन की डेफिनेशन छोटी सी लिखी हुई है कि एनीथिंग दैट मूव्स अ बिहेवियर, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मूव, जिसका मतलब होता है मूवमेंट, राइट। अब ये मोटिवेशन साइकिल जो है ना, ये तुम्हें समझाइए कि हम किसी भी चीज़ को करने के लिए कैसे मोटिवेट होते हैं। तो मोटिवेशन साइकिल में तुम्हारी तीन चार चीज़ें हैं। फर्स्ट इज नीड। नीड क्या होता है? नीड इज़ अ लैक, किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ का इम्बैलेंस, उसको हम नीड बोलते हैं। जब भी हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी होती है, किसी चीज़ का इम्बैलेंस होता है, तो उसी चीज़ को हम नीड बोलते हैं। डेफिनेशन ये रही, उसको तुम यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो। अ नीड इज़ अ लैक और डेफिसिट इन सम नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या हो गई? बायोलॉजिकल नेसेसिटी हो गई कि अगर तुम्हारी बॉडी में फूड और एनर्जी की कमी है, तो यू हैव अ नीड फॉर एनर्जी और नीड फॉर फूड। अगर तुम्हारी बॉडी में वाटर या मॉइस्चर की कमी है, तो यू हैव अ नीड फॉर वाटर। तो नीड हो गया एक लैक या डेफिसिट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। ठीक है, और इसी कंडीशन की वजह से जब नीड होगी तुम्हारी बॉडी में, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ड्राइव प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ड्राइव क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ टेंशन और अराउजल। मतलब जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो योर बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ टेंशन। तुम्हें साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली ऐसा मन करेगा कि मैं फटाफट उस चीज़ को अपनी बॉडी में, लैक को ख़त्म करूँ, पूरा करूँ, सो दैट आई अचीव दैट नीड, और मेरी जो ये टेंशन है वो रिड्यूस हो जाए, है ना। सो डिराइव क्या हो गया? डिराइव हो गया टेंशन जो प्रोड्यूस होता है जब कोई भी नीड आ रही है। अब नीड के बाद डिराइव, डिराइव के बाद आता है अराउजल। अराउजल क्या होता है? जब तुम्हारी बॉडी ना बिल्कुल एक्टिवेटेड स्टेट में चली जाती है। सो जब किसी चीज़ की कमी होगी, तो वो एक ब्रेन के पार्ट को या एक बॉडी के पार्ट को सिग्नल भेजेगा, उस सिग्नल की वजह से अराउजल होगा, और उस अराउजल की वजह से तुम्हें पता चलेगा कि ओके आई नीड दिस। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज यू हैव अ लैक ऑफ फूड इन योर बॉडी, लैक ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी, राइट। अब ये एनर्जी की जो कमी है तुम्हें कैसे पता चलेगी? कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आता ना कि सो एंड सो रिक्वायरमेंट इज हैज़ अराइजन, अब इसको फुलफिल करो, ऐसा नहीं होता। हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि बॉडी का एक पार्ट होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, and उसकी वजह से हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है, राइट। सो ये जो सिग्नल भेजने वाला पार्ट है ना, जब ये एक्टिवेट होता है, तो हम उसी को अराउजल बोलते हैं। सो अराउजल क्या हो गया? अराउजल हो गया व्हेन अ पर्टिकुलर ऑर्गन और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज एक्टिवेटेड, और जैसे ही वो एक्टिवेटेड होगा, हम क्या करेंगे? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, राइट। और वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अगर तुम्हारी बॉडी में फूड की कमी है तो कंजम्पशन ऑफ फूड होगा, अगर पानी की कमी है तो कंजम्पशन ऑफ वाटर होगा। जिस भी चीज़ की कमी है उसको कम करने के लिए जो हम बिहेवियर करते हैं, उसको हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहते हैं। जैसे ही तुमने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किया, वैसे ही उस नीड को खत्म कर दिया तुमने, तुम्हारा वो गोल अचीव हो गया है, अराउजल रिड्यूस हो गया है, और ये साइकिल यहाँ पे रुकेगा अंटिल इट स्टार्ट्स अगेन। सो ऐसे ये मोटिवेशन साइकिल चलती जाती है। अब इस साइकिल से ना तुम कोई भी रिक्वायरमेंट को, कोई भी मोटिवेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं एग्जांपल के साथ देती हूँ, बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू फील हंगर, हंगर जो तुम फील करते हो, हंगर इज अ सेंसेशन। वो किस चीज़ की कमी की वजह से तुम्हें फील होता है? एनर्जी की कमी की वजह से फील होता है। जैसे ही तुम्हारी बॉडी में एनर्जी की कमी होगी, तुम्हारा ब्रेन जो है, वो ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज द हंगर सेंटर ऑफ आवर बॉडी। तो हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि दिस पर्सन रिक्वायर्स एनर्जी। कैसे पता चलता है? क्योंकि इंसुलिन कम हो जाता है हमारी बॉडी में जैसे ही एनर्जी खत्म हुआ। जैसे इंसुलिन यानी ब्लड शुगर लेवल कम होगा, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा तो हमारा बॉडी को अराउज कर देगा। अराउजल के सिग्नल्स हमें कैसे मिलते हैं? स्टमक गुड़गुड़ करता है ना जब भूख लगी होती है, तो स्टमक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसकी वजह से पता चल जाएगा। यू विल फील अ सर्टेन सेंसेशन ऑफ हंगर इन योर बॉडी। उसके बाद तुम क्या खाओगे? फूड कंज्यूम करोगे। फूड कंज्यूम करोगे तो तुम्हारी अचीवमेंट हो गई पूरी, रिड्यूस हो गया अराउजल, नीड दोबारा बाद में अराइज होगी। सो दिस इज हाउ एनी बिहेवियर इज अचीव्ड। दूसरा बिहेवियर, सपोज
पानी पीना है। अब पानी पीना है, ये कैसे पता चलेगा तुम्हें? जब तुम्हारी बॉडी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो हमारी बॉडी में एक सेल्स होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर सेल। ऑस्मो रिसेप्टर सेल जो है वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। जैसे ही वो डिहाइड्रेट होंगे वो ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे और हमारी बॉडी में एक अराउजल की स्टेट पैदा हो जाएगी, एंड देन वी विल ड्रिंक वाटर, दैट इज द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नीड अचीव हो गई, रिडक्शन ऑफ अराउजल, देन अगेन नीड विल स्टार्ट। सो दिस इज हाउ द साइकिल गोज ऑन। तो ये हमारी मोटिवेशन साइकिल हो गई। अब मोटिवेशन साइकिल के बाद जो तुम्हारी मोटिव्स होते हैं या मोटिवेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सम मोटिवेशंस आर बायोलॉजिकल इन नेचर। बायोलॉजिकल का मतलब हो गया कि वो इनेट है, बचपन से तुम्हारी बॉडी में, तुम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो बचपन से, तो तुम उसको देख रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, सिंस बर्थ है वो। तो इनेट का मतलब होता है कि द मोटिव्स दैट आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, एंड दीज आर द बायोलॉजिकल कॉजेज, मतलब दे हैव सर्टेन बायोलॉजिकल कॉजेज। अगर तुम्हें भूख लगी है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हार्मोन्स या कुछ ना कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का हाथ होता है। तुम्हें भूख ऐसे ही नहीं लगती, देयर इज अ सर्टेन इम्बैलेंस ऑफ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स इन योर बॉडी, जिसकी वजह से तुम्हें भूख लगती है। तो बायोलॉजिकल मोटिव्स के पीछे बायोलॉजिकल कॉज होता है। बायोलॉजिकल कॉज में हार्मोन्स भी हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें से। मेनली हाइपोथैलेमस हो गया फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल, और इसके अंदर तीन आते हैं। सो फर्दर बायोलॉजिकल को तुम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। हंगर इज वन, thirst is another, and sex motives is third. ठीक है, so these are the three biological motive and they ensure that the organism survives. तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ नॉट ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे विच वंस ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, बट मोटा मोटा बायोलॉजिकल मोटिव्स आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, दे इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अब इसके अंदर तीन क्या पॉइंट हुए? फर्स्ट पॉइंट इज की बायोलॉजिकल मोटिव्स आर इनेट, सेकंड पॉइंट इज दैट इट हैज सम बायोलॉजिकल कॉज, एंड थर्ड पॉइंट इज दैट इसके अंदर तुम्हारा ये हंगर, थर्स्ट और सेक्स मोटिव्स आता है। ठीक है, नाउ द सेकंड टाइप इज साइकोसोशल मोटिव्स। साइकोसोशल मोटिव्स जो होते हैं वो हमारे साइकोलॉजी पे फोकस करते हैं, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स पे फोकस करते हैं। बेसिकली हाउ वी इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, हाउ वी इंटरेक्ट विद अदर पीपल अराउंड अस, उसके बेसिस पे ये मोटिव्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अंदर तीन एग्जांपल आते हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। एक एक्स्ट्रा है क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ये नहीं आता इसमें, ये दूसरे टॉपिक का पार्ट है। एंड दिस मोटिव, जैसे बायोलॉजिकल मोटिव सर्वाइवल इंश्योर करते हैं, साइकोलॉजिकल मोटिव इंश्योर करते हैं कि अ पर्सन इज वेल एडजस्टेड इन देयर सोशल ग्रुप एंड वो ग्रो कर रहा है किसी ना किसी मैनर में। I'll do just one thing, I'll make a table and add it to the next slide so you can see कि क्या क्या differences होते हैं। just one second. Okay, so I have added the slide. See, this is the table. This is the table of difference that you can learn to understand the difference between biological motive and psychosocial motives. Biological motives are based on innate biological needs, जो birth से present होती है हमारी body में, उन needs पर based होते हैं ये motives. Psychosocial motives जो होते हैं they are based on psychological and social needs. ठीक है, biological motives are present since birth, that's why they are inborn or innate, and psychosocial motives are learned. So बचपन से ये present नहीं होते, they are learned by experience and observing others, as you have read in chapter 5 observational learning. Then biological motives जो है they maintain physical survival, it is important for physical survival, और हमारी बॉडी को एक स्टेट ऑफ बैलेंस में रखते हैं ये। ऑन द अदर हैंड साइकोसोशल मोटिव्स जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए होते हैं, सोशल एडजस्टमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल मोटिव में हॉर्मोन्स, ब्रेन स्ट्रक्चर और न्यूरोट्रांसमीटर का रोल होता है। साइकोसोशल मोटिव्स के अंदर तुम्हारे सोशल एनवायरनमेंट, कल्चर, रिलेशनशिप एंड लर्निंग का हाथ होता है। दीज आर द फैक्टर्स थ्रू विच दीज मोटिव्स आर लर्न्ड। Examples of biological motives include hunger, thirst, sleep and sex, and psychosocial motives का example हो गया achievement, affiliation, power, curiosity, etc. Then biological motives को हम physiological needs भी बोलते हैं, psychosocial को हम psychological and social needs भी बोलते हैं। biological सारे humans के लिए same होता है, almost identical होता है। psychosocial motive जो होता है वो person to person differ करता है, culture to culture differ करता है। ठीक है, then biological motives ensure survival and they ensure development. If you learn this table, that is sufficient for you, more than sufficient. ठीक है, नाउ अब हम एक एक करके सारी नीड्स को पढ़ेंगे। सो बायोलॉजिकल नीड के अंदर तुम्हारा जो पहला नीड है दैट इज हंगर। अगर कोई इंसान हंग्री होता है ना, भूखा होता है, उसको भूख लगी होती है, तो नीड फॉर हंगर डोमिनेट्स ऑल द नीड्स। जब तक हमारी भूख पूरी नहीं होगी तब तक वी आर नॉट मोटिवेटेड टू टेक एनी अदर एक्शन। तुमने देखा होगा, तुम पढ़ते हो है ना, भले तुम्हारा एग्जाम कल हो, तुम कितना भी परेशान हो, लेकिन अगर बहुत तेज भूख लगी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट
स्लाइट स्लाइट क्रेविंग्स एंड थोड़ी मोड़ी भूख, जब बहुत तेज भूख लगी होती है, जब तुमने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं खाया, तो यू कैन नॉट फोकस ऑन एनीथिंग अंटिल एंड अंटिल यू ईट, राइट। तो जब कोई इंसान भूखा होता है तो फूड की नीड हर नीड को डोमिनेट करती है, एंड दैट्स व्हाई द पर्सन इज मोटिवेटेड टू कंज्यूम फूड सो दैट उसका अराउजल जो है वो रिड्यूस हो सके। एंड काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी जो हंगर को ट्रिगर कर सकते हैं, जिसको देख के, जिसको फील करके तुम्हें भूख लग सकती है। और कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं वो ये रहे। फर्स्ट इज स्टमक कॉन्ट्रैक्शन, जब तुम्हारी पेट में गुड़गुड़ होती है तो तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें पता चलता है कि योर स्टमक इज एम्प्टी एंड यू नीड फूड। सेकेंड इज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, जब हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम होता है, ब्लड शुगर लेवल कम होता है, तो दैट ऑल्सो इंडिकेट्स हंगर। फिर प्रोटीन जब कम होता है और फैट जब कम होता है बॉडी में, देन ऑल्सो वी फील हंग्री। एंड लास्टली द लिवर। अब ये तो हमारे बॉडी के इंटरनल हो गए ना, कि जो बॉडी के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें भूख लग रही है। सेकेंड इज द एक्सटर्नल फैक्टर, जो बॉडी के बाहर हो रहे हैं, जो तुमसे रिलेटेड नहीं है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। उसमें आता है अरोमा, टेस्ट एंड अपीयरेंस। कई बार ऐसा होता है कि तुम भूख लगी नहीं होती, बट जब तुम किसी जगह से गुजर रहे होते हो जहाँ पे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बन रहा होता है, तो वहाँ पे तुम्हें उसकी स्मेल आती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्मेल यू फील कि ओके मुझे भूख लगी है, या यू फील तुम्हारे अंदर वो हंगर प्रोड्यूस होने लग जाती है। तो वो क्या हो गया, अरोमा की वजह से भूख लगी। कई बार तुमने कुछ छोटा सा थोड़ा सा एक बाइट टेस्ट किया, उससे पहले भूख नहीं लगी थी, बट आफ्टर दैट टेस्ट तुम्हें भूख लगने लग जाती है। एंड अपीयरेंस ऑल्सो, व्हेन वी सी समथिंग वेरी अपीलिंग टू आवर आईज, फूड ओनली, सम वेरी अपीलिंग टू आवर आईज, तो उस टाइम पे हमें भूख लग जाती है जस्ट एट द साइट ऑफ द फूड। सो ये अरोमा, टेस्ट एंड अपीयरेंस कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डिजायर टू ईट। अब इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कि भूख लगने में कौन कौन से ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व है, कौन कौन से बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व है, देन हाउ डज द कंजम्पशन ऑफ फूड रिड्यूसेस द नीड एंड ड्राइव एंड एवरीथिंग। बट वन सेकेंड, yes, so I was saying this is a very complex process but they are all interconnected, interrelated. So ऐसा नहीं है कि एक चीज़ अकेला कंट्रोल कर रही है हमारी नीड फॉर फूड को, a lot of things are involved in it, a lot of body parts are involved in it। इनको हम साथ में बोलते हैं फीडिंग सिटेटरी सिस्टम, जिसके अंदर जो तुम्हारा हाइपोथैलेमस के अंदर सिचुएटेड लोकेटेड होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उसके अंदर ये सिस्टम होता है। एंड इसमें और जो अदर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें लिवर आ जाएगा और काफ़ी सारे एक्सटर्नल क्यूज भी आ जाएंगे। सो दिस वॉज अबाउट फूड, और सब कुछ इसमें बेसिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें ऑलरेडी नहीं पता था। तुम बोलोगे मैम आप खाने के बारे में बता रहे हो, तो चैप्टर में टॉपिक ही यही है, सो यू हैव टू स्टडी इट। थोड़े थोड़े टर्म्स, जब तुम आंसर लिखो ना, तो डोंट राइट इन वेरी जनरल, डोंट राइट अ वेरी जनरल आंसर, की टर्म्स यूज़ करो और उसको ना थोड़ा सा प्रेजेंट अच्छे से करो। व्हेन यू प्रेजेंट योर आंसर नाइसली, फॉर्मेट उसको अच्छे से करते हो, पॉइंट्स में लिखते हो, तो एग्जामिनर को ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती चेक करने में, तो वो वैसे ही खुश होकर अच्छे नंबर देगा। जितना कम टाइम एग्जामिनर को तुम्हारी शीट चेक करने में लग रहा है, ऑब्वियसली अगर तुमने लिखा है तो खाली छोड़ाओगे तो नहीं मिलेंगे, बट जितना कम टाइम एग्जामिनर को शीट चेक करने में लग रहा है, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, हंगर हो गया। नेक्स्ट आते हैं थर्स्ट, बट बिफोर दैट लेट अस ऑल्सो लुक एट द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में देखो, ये पॉइंट्स मैंने कुछ मार्क करे हुए हैं। टाइप्स ऑफ मोटिव में कितने मोटिव होते हैं हमारे, दो मोटिव होते हैं, बायोलॉजिकल एंड साइकोसोशल। बायोलॉजिकल को हम फिजियोलॉजिकल भी बोलते हैं, साइकोसोशल जो होते हैं वो लर्नड होते हैं। ठीक है, दोनों मोटिव एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इंटरडिपेंडेंट, अकेला अकेला फंक्शन नहीं करते। बायोलॉजिकल मोटिव जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं। अब होता क्या है, एक नीड है जो मैं अभी बता चुकी हूँ, नीड है, उसकी वजह से ड्राइव होगी, ड्राइव की वजह से अराउजल होगा, अराउजल की वजह से, डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, अराउजल की वजह से तुम एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करोगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की वजह से तुम्हारी वो नीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ बायोलॉजिकल मोटिव्स वर्क। एंड बायोलॉजिकल मोटिव्स इंस्टिंक्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है द अर्ज टू डू समथिंग, और बहुत सारे अलग अलग तरह के इंस्टिंक्ट होते हैं, जैसे क्यूरियोसिटी इज एन इंस्टिंक्ट, टू फाइट और टू फ्लाइट इज एन इंस्टिंक्ट, रिप्रोडक्शन, पेरेंटल केयर एक्सेट्रा, बहुत सारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं। एंड बायोलॉजिकल मोटिव की तीन एग्जाम्पल हो गए, सेक्स, थर्स्ट एंड हंगर। ठीक है, फिर आ जाओ हंगर पे। तो हंगर जो है हमारा, जब एक इंसान भूखा होता है, अभी मैंने बताया कि उस टाइम पे नीड फॉर हंगर डोमिनेट्स एवरीथिंग। पता कैसे चलता है, स्टमक कॉन्ट्रैक्शन, ग्लूकोज की कमी, प्रोटीन की कमी, फैट की कमी, इससे पता चलता है। उसके अलावा कब कब तुम्हें और भूख लगती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में, अरोमा, टेस्ट एंड अपीयरेंस, जब फूड का बहुत अच्छा होता है। एंड इनमें से कोई एक इंपॉर्टेंट नहीं है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोड्यूस हंगर इन आवर बॉडी। ओके, नाउ थर्स्ट, पहले यहाँ से कर लेते हैं फिर उधर पढ़ लेंगे। मोर और लेस द पॉइंट्स आर सेम, यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा है, उधर पॉइंट में लिखा है, बट दे आर बोथ सेम। थर्स्ट हो गया प्यास लगना, व्हेन डू यू फील हंग्री, सॉरी व्हेन डू यू फील थर्स्टी, तुम्हें प्यास तब लगती है व्हेन यू हैव नॉट हैड वाटर फॉर सेवरल आवर्स, है ना। भूख तो चलो फिर भी तुम दिन भर बर्दाश्त कर सकते हो, पानी नहीं कर सकते। जब भी तुम काफ़ी कुछ घंटे तक या काफ़ी देर तक पानी नहीं पीते हो ना, तो तुम्हारा माउथ और थ्रोट जो है वो ड्राई फील करता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, बॉडी जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उसमें पानी की कमी हो सकती है, राइट, क्योंकि तुम पानी पीते हो तो वो सेल्स
एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो सेल्स एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देते हैं। तो अगर तुम पानी ही नहीं पियोगे तो सेल के पास पानी ही नहीं होगा, तो बॉडी टिश्यूज़ में पानी की कमी हो जाएगी। अब ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी है फॉर सर्वाइवल, बिकॉज़ उससे हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, सेल्स मॉइस्ट भी रहते हैं। अब सो पानी पीना इज़ इम्पोर्टेंट टू हैंडल डिहाइड्रेशन, बट तुमने पानी पी लिया जस्ट उससे डिहाइड्रेशन खत्म नहीं हो जाएगा, या उससे तुम्हारी जो फीलिंग ऑफ ड्राइनेस इन योर माउथ है वो खत्म नहीं हो जाएगी। फिर दैट फीलिंग टू गो अवे, द वाटर मॉलिक्यूल्स नीड टू रीच द सेल्यूलर लेवल, है ना। तुमने पानी पिया, वो हर सेल में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, तब जाके तुम्हारी बॉडी को समझ आएगा ओके वी हैव सफिशिएंट वाटर, दैट सो हमें माउथ और थ्रोट को ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब ये ट्रिगर कब होता है, जैसे हमने पढ़ा कि हंगर इंडियन केसेस में ट्रिगर हो सकता है। वाटर नीड कब कब ट्रिगर होती है, जब हमारी बॉडी ना बहुत सारा वाटर बॉडी फ्लूइड लूज कर देती है, व्हेन वाटर इज लॉस्ट बाय डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स, कुड बी यूरिन, कुड बी स्वेट, डिफरेंट कंडीशंस में जब बहुत स्वेटिंग हो रही है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, तो बॉडी का जो इंटरनल वाटर लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस होता है। तो उस केस में ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं कि द सेल्स आर डिहाइड्रेटेड एंड यू नीड टू टेक इन मोर वाटर, एंड द हाइपोथैलेमस और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन सेंड द सिग्नल टू द बॉडी थ्रू ड्राई थ्रोट, ड्राई माउथ, दैट बॉडी को वाटर पीने की ज़रूरत है, एंड दैट्स हाउ इट इज़ टेकन केयर ऑफ। तो ये हंगर से थोड़ा सा सिंपल है, इसमें बस एक ही पॉइंट है कि ऑस्मो रिसेप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑस्मो रिसेप्टर है, दे टेक केयर ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें भी सेम ही चीज़ लिखी है, जब हमें पानी की कमी होती है, जब हमें पानी की कमी हमें कब होती है, जब हमने सेवरल आवर्स तक पानी नहीं पिया होता, एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर माउथ एंड थ्रोट फील्स ड्राई। ड्रिंकिंग वाटर इज नेसेसरी टू वेट द ड्राई माउथ, बट पानी पीने के तुरंत बाद हमारा सेल्स जो होते हैं वो ड्राई नहीं हो सकते, इट हैज़ टू रीच द सेल टिश्यूज एंड द सेल्स फॉर दैट फीलिंग ऑफ डिहाइड्रेशन टू गो अवे, एंड इट इज़ टेकन केयर ऑफ बाय एंटीरियर हाइपोथैलेमस, जिसके अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। नाउ सेक्सुअल मोटिव इज द थर्ड मोटिव। सेक्सुअल मोटिव के लिए ना कुछ चीज़ें ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, ये बताती हूँ मैं कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। First is that they are not, so the third and the last biological motive is sex motives, and इसमें ये जो है ना प्रीवियस दो से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है वो मैं बताती हूँ। पहले समझो कि सेक्सुअल मोटिव्स होते क्या हैं। these are the motives that make us engage in sexual activities, ठीक है, and they are more important compared to the other biological motives, ठीक है, and they are also different from other biological motives. How are they different? First, that it is not necessary for an individual survival. sexual motives जो होते हैं वो हमारे survival को ensure नहीं करते, as an individual हमारे survival को ensure नहीं करते, but as a species हमारे survival को ensure करते हैं, and that's why they are more important than other biological motive। क्योंकि अगर कोई species जो है उसके लोग, उसके जो animals हैं वो नहीं एंगेज कर रहे हैं सेक्सुअल मोटिव्स में, नहीं उसके गोल्स को अचीव कर रहे हैं, सो द डेंजर इज ऑन द स्पीसीज, उस इंडिविजुअल की सर्वाइवल पर नहीं है। एंड सेकंड इज कि दे डेवलप्स विद एज, वो बचपन से नहीं प्रेजेंट होते हैं, अनलाइक हंगर एंड थर्स्ट। सेक्सुअल मोटिव जो होते हैं दे आर नॉट इनेट, ठीक है, वो इनेट नहीं होते। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, दे आर नॉट गाइडेड बाय होम्योस्टेसिस, एंड दैट्स इट। बुक से देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट इसके अंदर लिखा इट इज़ अ वेरी पावरफुल need. Why? Because in both animals and humans. Why? Because it ensures the survival of the species. Second, how is it different from other primary motives? First, it is not necessary for survival. Second, it is required to restore homeostasis. When there is certain imbalances in the sexual hormones, we need to engage in sexual activity so that it can restore homeostasis. And third is sex drive develops with age, so it is basically not innate. Innate का मतलब क्या है कि birth से नहीं present होता है, develops after a certain age. एंड जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जो स्मॉल प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर ये मोटिव्स डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे, बट इन ह्यूमंस इट इज़ रेगुलेटेड बायोलॉजिकली। ये पॉइंट, ये दो पॉइंट ज़रूर याद रखना कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड इट डेवलप्स विद एज। ओके, सो यहाँ पर हमारा बायोलॉजिकल मोटिव खत्म हो गया। नाउ साइको सोशल मोटिव्स, ठीक है। साइको सोशल मोटिव्स क्या होते हैं? द मोटिव्स दैट आर लर्नड एंड एक्वायर्ड। फर्स्ट पॉइंट वी हैव ऑलरेडी रेड दिस, एंड ये हम सोशल ग्रुप्स को, जो हमारे आसपास सोशल ग्रुप्स होते हैं, जैसे फैमिली हो गया, आसपास के पड़ोसी हो गए, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, उनको ऑब्जर्व करके एक्वायर करते हैं। सो इट इज़ नॉट इनेट, इंस्टेड दे आर एक्वायर्ड, एंड ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड रिजल्ट्स एज द इंट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद देयर एनवायरनमेंट। और इसके अंदर चार चीज़ें आती है, ये चार चीज़ें: नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर, ये दो हो गया, देन नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर क्यूरियोसिटी। जो ये तीन चीज़ें हैं ना, इसको हम एक ट्रायंगल से भी शो कर सकते हैं: नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर, ठीक है। इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। एफिलिएशन का मतलब क्या होता है? एफिलिएशन का मतलब होता है व्हेन द पर्सन सीक्स कंपनी ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों के, फ्रेंड के,
किसी ह्यूमन रिलेशनशिप की कंपनी को ह्यूमन रिलेशनशिप को सीख करना। एंड दैट इज़ वेरी कॉमन इन ह्यूमन बींग्स, वी आर सोशल एनिमल्स राइट। हमें चाहिए होती है कि हमारे आसपास लोग हों, हम किसी एक ग्रुप से बिलोंग करें, एंड मोस्ट ऑफ अस आर ड्रिवन बाय दैट। कोई किसी को भी अकेला रहना पसंद नहीं है, इवन व्हेन योर ग्रुप इज स्मॉल, इवन दो यू हैव वेरी few friends or very few people you hang out with, still हमारा सबका एक ग्रुप होता है राइट। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एफिलिएशन। एफिलिएशन इज सीकिंग अदर ह्यूमन बींग्स एंड वांटिंग टू स्टे क्लोज टू देम, बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। ऐसा नहीं है कि तुम उनके साथ रोज बस घूम रहे हो, ऐसा भी होना चाहिए कि दे केयर फॉर यू, दे वांट योर कंपनी एज वेल, इट शुड बी रेसिप्रोकेटेड। ये डेफिनेशन हो गई, तो इसको हम एफिलिएशन कहते हैं। अब देखो ये तो समझ आ गया कि एफिलिएशन क्या है। एफिलिएशन जब हम दूसरे लोगों की कंपनी को सीख करते हैं, वी वांट दैट पीपल शुड बी क्लोज टू अदर। अब अगर किसी के अंदर ये नीड बहुत हाई है, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल नीड एंड साइको सोशल नीड। जब हमने टेबल में पढ़ी थी कि बायोलॉजिकल नीड सबके लिए सेम होती है, बट साइकोलॉजिकल नीड जो होती है इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब सबके अंदर सेम नहीं होगी। दैट्स व्हाई आई सेड कि इफ someone is high on this need, किसी के अंदर नीड फॉर एफिलिएशन, इन चारों में से नीड फॉर एफिलिएशन सबसे ज़्यादा है, तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ दिखेंगी तुम्हें? वो हमेशा दूसरों से बात करने की कोशिश करेगा, लोगों से फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करेगा। बेसिकली वो एक एक्सट्रोवर्ट होगा, सोशल पर्सन होगा, ठीक है, उसको सोशल गैदरिंग्स पसंद होगी, लोगों से बातचीत करना पसंद होगा, एंड ही विल बी मोटिवेटेड फॉर सोशल कॉन्टैक्ट राइट। सो नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन जो होता है वो इंसान को सोशल कंपनी, लोगों की कंपनी सीख करने के लिए मोटिवेट करता है। एंड जनरली दीज नीड्स आर ट्रिगर्ड जब हम थ्रेटन्ड फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, या हैप्पी फील करते हैं। बेसिकली जब तुम कोई भी टाइप इमोशन फील करोगे ना, तो तुम्हें चाहिए होगा कि आई शुड गो टू सो एंड सो पर्सन एंड उसको मैं बताऊँ ये चीज़। तो इन सिचुएशंस में ये नीड ज़्यादा ट्रिगर करती है। जब तुम नॉर्मल कोई इमोशन फील, उतना ज़्यादा हाइटेंड इमोशन नहीं फील कर रहे होगे, तो ये नीड सप्रेस हो सकती है। नाउ सेकंड इज नीड फॉर पावर। नीड फॉर पावर क्या है? नीड फॉर पावर इज एन एबिलिटी जो एक पर्सन के अंदर होती है, एंड व्हेन दिस एबिलिटी इज प्रेजेंट दैट पर्सन इंटेंड्स टू प्रोड्यूस इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर एंड इमोशन ऑफ अदर पीपल। तो अगर मेरे अंदर नीड फॉर पावर हाई है, तो मैं चाहूंगी कि मैं हर किसी को इन्फ्लुएंस करूं, हर किसी के बिहेवियर और इमोशंस को कंट्रोल करूं, या कंट्रोल नहीं तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर इम्पैक्ट डालूं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? इसकी डेफिनेशन हो गई कि इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट ऑन बिहेवियर एंड इमोशन ऑफ अदर पर्सन। अब बहुत सारे तरीके से हम पावर को शो कर सकते हैं। ओके, सो गोल्स, अगर पावर की डेफिनेशन ये है, तो पावर नीड के गोल्स क्या होंगे? इट इज़ टू कंट्रोल, इन्फ्लुएंस एंड परsuade, लीड एंड चार्म अदर्स। बेसिकली जिसके अंदर ये नीड बहुत हाई होती है, वो लोग चाहते हैं, उनका गोल होता है कि वो दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करें, उनको परsuade कर सके अपने अकॉर्डिंग, उनको लीड करें, चार्म कर सके उनको, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सके उनको, ठीक है, सो दैट दे कैन एनहांस देयर ओन रेपुटेशन इन द आइज ऑफ अदर पीपल, खुद के रेपुटेशन को अच्छा कर सके। एंड अकॉर्डिंग टू डेविड मैक्लेरन 4 वेज होते हैं जनरली पावर को एक्सप्रेस करने के। यहाँ देखो 4 वेज होते हैं जनरली पावर को एक्सप्रेस करने के। द फर्स्ट वे इज टू एक्सप्रेस इट थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब when you feel powerful by associating with strong and famous figures। जैसे अगर तुम किसी बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स स्टार को एडमायर करते हो, या पावरफुल लीडर्स को फॉलो करते हो, तो यू फील दैट just by following those people you are powerful because you are connected to influential people, you are close to those influential people। तो first method of expressing power is through external sources। Now second method is of expressing power is through internal sources। मतलब तुम्हारे खुद के अंदर कितना अच्छा तुम पावर सोर्स को कंट्रोल कर रहे हो, थ्रू सेल्फ कंट्रोल एंड पर्सनल स्ट्रेंथ, कि तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल कितना अच्छा है, पर्सनल स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मेंटल पावर्स, मेंटल कैपेबिलिटीज, अगर तुम खुद को हर चीज़ में कंट्रोल कर पाते हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, सेल्फ रेगुलेशन अच्छा है, तो यू कैन एक्सर्ट पावर ऑन अदर्स ऑल्सो राइट। Building a strong body is one of them, controlling emotions is another, resisting temptation is another। For example, those who do go to gym, वो cravings को control करते हैं बहुत ज़्यादा by staying on strict diets, cheat meals नहीं खाते, exercise करते हैं constantly, तो that is a form of showing power from internal sources। Third is individual impact on other, how we influence other individual as a person, मैं दूसरों को कितना influence कर पा रही हूँ, that is another source of showing power। अगर मैं argue कर रही हूँ, debate कर रही हूँ, मैं ही जीत रही हूँ, तो आई कैन, दैट मीन्स दैट आई एम इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल, है ना। दूसरा, कंपटीशन फोर्स मेरे अंदर बहुत हाई है, मैं हर किसी से अपनी बात मनवा लेती हूँ, तो दीज आर द फैक्टर दैट शोज दैट आई कैन इन्फ्लुएंस पीपल ईजिली।
तो इसका भी मतलब हो गया कि तुम पावरफुल हो. तो दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ शोइंग पावर, दैट इज बाय इन्फ्लुएंसिंग अदर. एंड लास्टली organizational and institutional power. Basically when you are associated with a particular group or a particular institution जो बहुत powerful है, बहुत strong है, या तुम ऐसी position पे हो जो बहुत powerful है, बहुत strong है, which influences a lot of people, तो that is another form of expressing power. For example, political leaders हो गए, हमारे हमारी country के heads हो गए, managers हो गए, team leads हो गए, family heads हो गए. These are the पावरफुल पोजीशन जो दूसरों के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू डेविड मैक्लेरन, दीज आर द 4 ways ऑफ एक्सप्रेसिंग पावर, थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज, थ्रू इंटरनल सोर्सेज, थ्रू बाय एक्सर्टिंग इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल, एंड थ्रू इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल पावर. समझ आया? पावर, नीड फॉर पावर क्या है? नीड फॉर पावर मतलब मीन्स कि अ पर्सन हैज अ डिजायर टू कंट्रोल, इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट अदर पीपल, their thoughts and emotions. ठीक है? And those who are high on this generally seek that their reputation should be good in eye of other people. ओके, नाउ नीड फॉर अचीवमेंट. नीड फॉर अचीवमेंट होता है जब तुम्हारे अंदर एक डिज़ायर होती है टू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस. तुम कोई भी काम करो, चाहे वो ऑफिशियल वर्क हो, चाहे वो पर्सनल वर्क हो, यू कैन नॉट स्टैंड मीडियोक्रेसी. तुम्हें चाहिए कि तुम बहुत अच्छे से करो वो काम. तुम्हें चाहिए कि तुम उस चीज़ को जितने बेस्ट लेवल पे अचीव कर सकते हो उतने बेस्ट लेवल पे अचीव करो. तो देन यू हैव नीड फॉर, वेरी हाई नीड फॉर अचीवमेंट. ठीक है? नीड फॉर अचीवमेंट को हम NF भी बोलते हैं शॉर्ट में. एंड ये हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करता है इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, बिकॉज व्हेन यू आर हाई ऑन नीड फॉर अचीवमेंट, तुम ये नहीं देखते कि तुम प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो या पर्सनल वर्क कर रहे हो. इट हैज़ टू बी परफेक्ट. सो नीड फॉर अचीवमेंट हमने देख लिया. अब ये नीड फॉर अचीवमेंट जो होती है ये डेवलप कब होती है? नॉट जस्ट नीड फॉर अचीवमेंट, ऑल द साइकोलॉजिकल नीड्स डेवलप कब होती है? दे डेवलप इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट. जब बचपन में हम ग्रो कर रहे होते हैं ना, 5 to 18 ईयर्स के बीच, इस टाइम पे ये हमारी नीड्स डेवलप होती है, क्योंकि इस टाइम पे ही हम सबसे ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. एंड सोर्सेज कहाँ से ये नीड हम सीखते हैं? अभी हमने पहले भी पढ़ा है, पेरेंट्स, रोल मॉडल्स, सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जैसे नेबर, स्कूल एक्सेट्रा. अब नीड फॉर अचीवमेंट जिनके अंदर हाई है, जनरली वो लोग प्रेफर करते हैं कि जो उनके पास काम है, जो उनके पास टास्क है, इट शुड बी मॉडरेटली डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, क्योंकि आसान काम करने में उनको मज़ा नहीं आता. एंड दे हैव स्ट्रॉन्गर देन एवरेज डिजायर फॉर फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, सो दैट दे नो व्हाट दे आर डूइंग. Need, psychological need or motive is curiosity and exploration. Now this is purely for your personal satisfaction, seeking information for personal satisfaction, or the tendency to seek novel experiences. Novel experience matlab new experience, right? To gain pleasure by obtaining information. When somebody is very curious, they will ask all sort of questions. What happens if the sky falls off? Why is the color of the sky blue? Why is the water? I mean, these are child level questions, but you can find adult version of these questions as well. They will not stop with their questions, regardless of the topic being of any use or not. They are asking questions just for their own satisfaction and gaining information. And that's it. Very simple. Curiosity and exploration. The same is written in the book also, that people engage in activities without any purpose and goal, just for some sort of pleasure, to gain or to derive some sort of pleasure out of it, are high on curiosity and exploration, and they seek novel experiencing by gaining or obtaining information. And somebody who is asking a lot of questions, that could be a sign of high curiosity or high explorative personality, right? And many studies have shown that these curiosity related behavior are not just limited to humans. They can also be seen in animals also. So they would do stupid things, they would just engage in some sort of stupid activities to find out what happens if they go around and explore the world. Not necessarily stupid, but they would engage in activities that are not required or related to their survival or anything. So that shows that animals are also curious in nature, not just humans, right? And why are they curious? What is the source? So basically, to seek sensory stimulation. When you engage in different types of activities, you get yourself sensory stimulation, and higher the stimulation, the more is the satisfaction. And there is also a meme, if you have, I don't know if you have seen it or not, the graph of the more you fuck around, the more you find out. So basically, the more you explore, the more you go about your with your life, the more you find out about it. That is the basic idea of curiosity. Now the next topic, which is very very important, is Maslow's hierarchy of need. This is a hierarchical, this is a theory that arranges the needs of human beings and even animals in a
order, an order that is hierarchical in nature, or a series that is hierarchical in nature, and according to it there are 5 stages of these needs, and it was given by Abraham Maslow. तो उसने क्या बोला, he said कि जितने भी हमारी नीड्स होती है ना उसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एंड ये जो 5 डिफरेंट टाइप्स की नीड्स हैं इनको हमें एक एक करके ही अचीव करना होता है. वी कैन नॉट डायरेक्टली जंप फ्रॉम द फर्स्ट लेवल टू द थर्ड लेवल, राइट. एंड वो 5 लेवल होते क्या है? द फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड. फिजियोलॉजिकल नीड को हम बायोलॉजिकल नीड भी बोलते हैं. सो दिस फर्स्ट लेवल इज फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड. ओके, इसमें आता है तुम्हारा फूड वाटर रिलेटेड चीज़ें जो तुम्हारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है. एंड एग्जाम्पल में हंगर थर्स्ट और फूड लिख देना. देन वंस दीज नीड्स आर फुलफिल्ड, व्हेन योर फूड रिक्वायरमेंट आर टेकन केयर ऑफ, तुम सर्वाइव कर पा रहे हो अच्छी तरह से, देन यू मूव ऑन टू द सेकेंड लेयर विच इज़ द सेफ्टी रिक्वायरमेंट. सेफ्टी रिक्वायरमेंट बेसिकली होता है कि व्हेन वी आर टेकिंग अटेम्प्ट, व्हेन वी आर डूइंग थिंग्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम एक्चुअल डेंजर एंड परसीव डेंजर. एक्चुअल डेंजर्स में क्या क्या आ सकता है? एज अ ह्यूमन बींग और एज एन ऑर्गेनिज्म तुम्हें किस किस चीज़ से खतरा हो सकता है? चेंजिंग एनवायरमेंट, हार्श क्लाइमेट, है ना, नेचुरल कैलामिटीज. अपार्ट फ्रॉम दीज, ये तो नेचुरल चीज़ें हो गई. अपार्ट फ्रॉम दीज यू ऑल्सो कुड बी आर डेंजर बिकॉज ऑफ फेलो ह्यूमन बींग्स, जैसे रॉबर्स हो गए, मर्डरर्स हो गए. तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें हाउस चाहिए, हमें होम चाहिए. सो दैट इज द सेफ्टी नीड, द सेकेंड नीड. वंस दीज आर टेकन केयर ऑफ तो हम जाते हैं थर्ड पे, विच इज़ द बिलोंगिंगनेस नीड्स, जहाँ पे हमें ह्यूमन कंपनी चाहिए, जहाँ पे हमें लोग चाहिए जिनकी हम कंपनी एंजॉय करें, जो हमारे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सो दैट वी फील लाइक वी बिलोंग टू अ ग्रुप, राइट. once once you have attained that, also तुम्हारे पास friends हैं, family हैं, there are people who you love, there are people who love you, so हमारी belongingness needs भी fulfill हो जाती है. Then we move to the next level, higher level, which is esteem needs. Now here we explore opportunities for growth, opportunities for self worth, जहाँ पे तुम्हें एक sense of worth लगेगी कि I'm doing something good, I'm doing something good with my life. Job satisfaction, career satisfaction यहाँ पे आती है. The more you try to achieve इन योर लाइफ, द हायर इज़ योर एस्टीम नीड्स. फिर एस्टीम नीड्स भी हो गई तो हमने अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर लिया है ना, वी हैव अचीव्ड ऑल ऑफ दीज नीड्स, तो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चले गए हैं. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है फुल डेवलपमेंट. ये फुल डेवलपमेंट किसका? तुम्हारे पोटेंशियल का, कि जितना तुम कर सकते थे, जितना तुम्हारा पोटेंशियल था उतना तुमने अचीव कर लिया है. एंड दिस गिव्स यू पीक एक्सपीरियंस, इवन इफ इट इज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, वेरी शॉर्ट टाइम, still it gives you peak experience, and very few people can reach here. Now ये जो नीड्स होती है, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस दैम इन एनी ऑर्डर, दिस हैज़ टू बी अचीव्ड इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ओनली, एंड ओनली वंस द बॉटम नीड्स आर फुलफिल्ड देन वी कैन रीच टू द अपर लेयर्स. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बॉटम नीड्स अपने आप छोड़ दोगे तुम एंड सीधे तुम बिलोंगिंगनेस पे चले जाओगे, ऐसा नहीं होता. वी नीड टू फुलफिल द बॉटम नीड्स फर्स्ट, देन ओनली वी कैन रीच टू द हायर लेवल. ये हो गया. उसके बाद है तुम्हारा ऑल्सो द क्वेश्चन इज, सपोज you have fulfilled the physiological need, safety need, and you are now at the third level, which is the belongingness need. Can you move lower in the pyramid? Yes, sometimes because of changes in our life, we can move to the lower levels, and if we do, then we need to attain that need again, and then only we can move upwards. For example, maybe there was a hit in the business and somebody loses their house or stability or security, so even though they were here, they will come back to this level, and once they have again fulfilled that, they can move forward. So these needs keep the level keeps changing, but we need to achieve them in this order only. So I hope you have understood कि physiological में biological requirement आती है, that is for our survival. Safety में anything that protects you, basically house or shelter that protects you from physical and psychological danger. Then belongingness need, where you get friends and family who love you, and esteem, job satisfaction, self-worth, and self-actualization, which is unlocking your full potential, right. Now this is the next part of our chapter, part 2, emotions. So as you know, the chapter was motivation and emotion. We have already completed the first part, which was motivation. Now we are starting with the second part, which is emotion. Now you must have heard this word a lot. ऐसा new word नहीं है. So if I ask you to define emotion, would you be able to do it? What are emotions?
इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल, सब्जेक्टिव फीलिंग एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। अब इसमें तीन चीज़ें आ रही है। क्या क्या तीन चीज़ें आ रही हैं? पहला आ रहा है अराउजल, दूसरा आ रहा है सब्जेक्टिव फीलिंग एंड थर्ड इज कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। सो अराउजल का मतलब होता है व्हेन देयर आर सर्टेन चेंजेस इन योर बॉडी, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी एक अराउज्ड स्टेट में होती है। मैंने बताया था ना जब हमने मोटिवेशन साइकिल किया था कि देयर इज अ नीड, देन देयर इज अ ड्राइव एंड देन देयर इज अराउजल। तो अराउजल इज व्हेन योर बॉडी इज एक्टिवेटेड। सो फर्स्ट स्टेट कभी भी जब भी हम कोई इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं तो अराउजल होता है हमारी बॉडी में। देन सब्जेक्टिव फीलिंग बिकॉज वॉट एवर इमोशन यू आर एक्सपीरियंसिंग, it is different. It is not same for everyone, it is not identical for everyone. Everyone experiences emotion in their own subjective manner. Happiness में भी same experience हमारा होगा, तुम भी खुश हो मैं भी खुश हूँ, but our intensity of happiness could be different, right? And that difference is because of cognitive interpretation, how you perceive that situation, how you interpret that situation. So emotion क्या होगा, ये बहुत complex pattern है arousal का, जिसमें subjective feelings होती है, cognitive interpretation पे वो depend करता है। एंड इमोशंस जो हैं दे आर internal, because you cannot tell what somebody is experiencing, what somebody is feeling just by looking at them, because it involves physiological changes and psychological changes. So until and unless it is visible on their face through facial expression or gesture, then only you can interpret it, otherwise you cannot. ठीक है, अब what are the basic emotions? So there are 5 universal emotions, and sorry, there are 6 universal emotions, and those 6 are recognized globally everywhere. First is anger, second is disgust, third is fear, then happiness, sadness, surprise. So these are the 6 emotions जो दुनिया में हर जगह recognize किए जाते हैं. But there was a psychologist, Izzard. He said that he proposed, basically he gave an idea that there could be 10 basic emotions, because 6 is a very less number, so very small number, so we can say that there are 10 basic emotions, and those 10 emotions are joy, surprise, anger, disgust, contempt, fear, shame, guilt and interest, excitement. ठीक है, then there was another psychologist, Plutchik. He said there are 8 basic emotions or primary emotion. Now what are primary emotion? Primary emotions are the emotions that are completely different from one another, and on when these primary emotions interact with one another, then they give rise to the other emotions. ठीक है, and what are these 8 primary emotions that Plutchik suggested? He suggested that there are 4 pairs. These 8 are in pair of 4s. Joy and sadness opposite to one another, acceptance and disgust opposite to one another, fear and anger opposite to one another, and surprise and anticipation. So you just need to remember the numbers and who gave the number. So according to Plutchik, 8 emotions, according to Izzard, 10 emotions, and otherwise 6 emotions globally recognized. Okay, now as I said, emotions are subjective in nature, so फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दे वेरी, एंड कैसे वेरी करते हैं? वो दो चीज़ों में वेरी करते हैं, दे वेरी इन इंटेंसिटी एंड दे वेरी इन क्वालिटी, राइट? सो सपोज यू आर अ हाउस कैप्टन, नो, you are just a student and you were praised for your hard work, and maybe I am also a student and I was also praised for my hard work. Now we are both more likely to feel the emotion of happiness, right? But ज़रूरी तो नहीं है ना कि द इंटेंसिटी विल बी सेम. मे बी यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड बिकॉज psychological praise matters to you, and maybe I'm not feeling that happy, I'm just like okay with the praise. I need materialistic reward more, I need materialistic reward to feel motivated, so I will not feel that high intensity of happiness, so I will feel low emotions or low happiness. So emotions can vary in their intensity and quality. Quality is which emotion you're experiencing. And apart from this, subjective factors are also important in experiencing emotion. As I said earlier, subjective factor का मतलब होता है कि एज अ पर्सन तुम्हारे अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं. हर इंसान इमोशंस को डिफरेंटली एक्सपीरियंस करता है. नाउ देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टेटेड हियर. इसमें लिखा है कि विमेन जो होती है ना, दे एक्सपीरियंस ऑल इमोशंस मोर इंटेंसली कंपेयर टू मैन एक्सेप्ट एंगर. एंगर जो होता है वो मैन ज़्यादा फील करते हैं एंड मोर फ्रीक्वेंटली दे फील इट कंपेयर टू विमेन. सो विमेन आर जनरली मोर इमोशनल, राइट? हर इमोशंस को वो बहुत इंटेंसली फील करती हैं, बहुत हाई डिग्री में फील करती हैं. बट मैन जस्ट फील वन इमोशन इंटेंसली, विच इज एंगर. ओके, why is this? Because could be related to biology, could also be related to the said norms that women are not supposed to show anger, women are taught to suppress their anger, could be related to that also. Okay,
Now expression of emotion, we have already covered what emotions are. Now how do we express it? Since I said कि emotion जो होता है it is an इंटरनल एक्सपीरियंस, इमोशन जो होता है वो कोई अब तुम्हें देख के नहीं बता पाएगा कि तुम कौन सा इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हो until and unless you express it through ऑब्जर्वेबल चैनल्स मतलब जिसको लोग ऑब्जर्व कर सकें। एंड ये ऑब्जर्वेबल चैनल जो होते हैं ना ये वर्बल भी हो सकते हैं, वर्बल मतलब लैंग्वेज यूज़ करना, एंड नॉन वर्बल भी हो सकते हैं मतलब फेस को रीड करना, सॉरी नॉन वर्बल। अब वर्बल में तो लैंग्वेज आ जाएगा, नॉन वर्बल में तुम्हारा जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, मूड, ये सब देख सकते हो तुम। सो कैसे पता चलेगा वर्बल में क्या क्या चीज़ें होंगी, नॉन वर्बल में क्या क्या चीज़ें होंगी? वर्बल में इट कुड बी द पिच ऑफ योर वॉइस, तुम कितने ज़्यादा हाई पिच्ड हो, कितना ज़्यादा क्विर्की साउंड कर रहे हो, दैट कुड शो विच इमोशन यू आर फीलिंग। नॉन वर्बल में इफ़ यू आर स्माइलिंग और नॉट, इफ़ योर आईज आर शाइनिंग और नॉट, इफ़ यू आर शोइंग एन ओपन जेस्चर और नॉट, इनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि पर्सन जो है वो कौन सा इमोशन एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके So you should remember this, कि emotions are expressed through verbal and non-verbal observable channels. Now next topic is culture and emotional expression. So different culture have different norms for expressing emotions. उसको read करते हैं। सो देखो ये तो हमने अभी अभी पढ़ा कि जो वर्बल चैनल्स होते हैं उसके अंदर स्पोकन वर्ड्स होते हैं, जो तुम लैंग्वेज यूज़ करके बोल रहे हो वो स्पोकन वर्बल में आ जाएगा। उसके अलावा वोकल फीचर्स में पिच हो गया, लाउडनेस हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मतलब जो वर्ड्स तुम बोल रहे हो ना उसके अलावा हाउ यूर कम्युनिकेटिंग इट। इफ़ यू सेइंग इट वेरी लाउडली, वेरी एक्साइटेडली, तो तुम पॉजिटिव इमोशन शो कर रहे हो। इफ़ यूर फ्लैट एंड डल, तो वो नेगेटिव इमोशंस या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस को शो कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस योर फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, posture, movement of the body, if you're looking at the subject directly face to face or not, ऐसा होता है sometimes if you're very angry with someone तो तुम उससे आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पाते, बिकॉज द मोर you look at them directly the angrier you get, ऐसा होता है ना। सो दैट शोज कि you're feeling a negative emotion when you're looking directly at a person, when you're smiling very bright, that shows a positive emotion। तो जो भी इमोशन हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे फेस पे दिख जाता है, इंस्टेड इवन आफ्टर making the best effort of hiding it, and that's why facial expression is very good at conveying the intensity and pleasantness or unpleasantness of emotion। now what is pleasantness, intensity तो तुम्हें पता है, pleasantness और unpleasantness क्या है? pleasantness मतलब positive emotions, so if you're feeling positive emotions you will show positive facial expression, if you're feeling unpleasant emotion you will show unpleasant facial expression, right? Someone who is very happy, they will smile a very teethy smile, someone who is not that happy, they're just smiling for the sake of smiling, तो उनकी स्माइल में वो चीज़ दिख जाएगी। ओके नाउ ये जो पॉइंट्स अभी मैंने बताए, ये पॉइंट्स ना यू कैन यूज समबडी हु इज़ अ थिएटर आर्टिस्ट, समबडी हु इज़ प्रैक्टिसिंग भरतनाट्यम, वो लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ को डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज थिएटर एंड ड्रामा रन्स अराउंड एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस वेरी विविडली। तो तुम्हें अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, उन लोगों को अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सिखाया जाता है, सो दैट दे कैन मैनिपुलेट देयर इमोशंस क्विकली और ऑन क्यूज। सेम इज विद भरतनाट्यम और any क्लासिकल डांस, क्योंकि उसमें भी फेस पे एक्सप्रेशन शो करवाए जाते हैं। ओके हाउ यू मूव योर आईज, हाउ यू मूव योर लेग्स, इन सब पे डिपेंड करता है। नाउ अनदर पॉइंट इज हाउ दिस फेशियल एक्सप्रेशन डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। तो जिस भी कल्चर में हमारी अपब्रिंगिंग हुई होती है वो हमें सिखाते हैं कि हमें एक्सप्रेशन कैसे देनी है। जैसे अगर तुम रशियन कल्चर देखो तो दे डू नॉट स्माइल दैट मच, दे कम अक्रॉस एज कोल्ड और कोल्ड हार्टेड। वाई? बिकॉज उनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो उतने विविड नहीं होते। सेम जो लैटिन अमेरिकन्स होते हैं, सदर्न यूरोपियंस होते हैं, वो जिससे बात कर रहे होते हैं उनकी आइज़ में डायरेक्ट देखते हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्टली एशियंस डू नॉट प्रेफर डायरेक्ट गेज, वो पेरीफेरी में देख के बात करते हैं, टू नॉट कम अक्रॉस एज वेरी असर्टिव पर्सन। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया एक्सप्रेशन। इसके बाद होता है लेबलिंग। लेबलिंग मतलब तुम इमोशंस को नेम क्या देते हो। सो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट लेबल्स और डिफरेंट नेम्स फॉर देयर इमोशंस। किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल तिहितियन लैंग्वेज जो है ना उसके अंदर 46 लेबल्स हैं फॉर एंगर ओनली, मतलब गुस्से को, एंगर वाले इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए दे हैव 46 डिफरेंट लेबल्स, नेम्स।
दैट मीन्स दे कैन एक्सप्रेस 46 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगर्स, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन जो होते हैं दे कैन प्रोड्यूस 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन फॉर एंगर एंड 81 डिफरेंट रिस्पॉन्सेज फॉर फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट। जापनीज में ऑन द अदर हैंड हैप्पीनेस के लिए 10 लेबल है, एंगर के लिए 8 लेबल है, 8 लेबल मतलब नाम हो गया, डिस्गस्ट के लिए 6 नाम है। सो एवरी कल्चर हैज़ देयर ओन लेबलिंग फॉर इमोशन, हैज़ देयर ओन नेम्स फॉर इमोशन, एंड द मोर लेबलिंग they have that shows that they are more open to expressing those emotions publicly। ये ठीक है। नाउ दिस इज वन ऑफ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस। तुम नेगेटिव इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हो और क्यों मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू मैनेज योर इमोशंस, वो तुम्हें सोशली एफिशिएंटली फंक्शन करने में हेल्प करता है, एंड एवरी वन शुड बी एबल टू मैनेज देयर नेगेटिव इमोशंस। कैसे कर सकते हैं हम? सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा के। सेल्फ अवेयरनेस मतलब तुम्हें खुद के बारे में कितना ज़्यादा पता है। इफ़ यू लैश आउट समवेयर, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। इफ़ यू आर नॉट अवेयर, ट्राई टू गेट अवेयर, ट्राई टू गेट योर सेल्फ अवेयर अबाउट इट। कैसे होगा? जर्नलिंग के थ्रू होगा, राइटिंग योर ओन थॉट, मेटाकॉग्निशन, थॉट्स के बारे में सोचो। द मोर योर सेल्फ अवेयर अबाउट योर सेल्फ, द मोर यू कैन कंट्रोल योर बिहेवियर, ठीक है। और उतना ही तुम दूसरों को भी समझ पाओगे, क्योंकि जैसे जैसे हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं ना, वैसे वैसे हमें समझ आता है कि वी आर ऑल ह्यूमंस। तो मोर और लेस we will show similarity in how we act. So the more we understand ourselves, the more our understanding of others also increase. Second is appraise your situation objectively. Appraise your situation objectively का मतलब क्या है? Appraisal का मतलब होता है evaluation. So anything that comes across you, any situation, changing environment, if you evaluate it as negative, you will show negative emotions towards it. If you evaluate it as positive, then you will show positive emotions to it. So even if anything is things are causing you stress, even if the event come across as disturbing, try to keep your attitude positive towards that emotion, because you are the one who can decide how to react to that situation. You can act sad and anxious, but that will again disrupt the equilibrium of our body. On the other hand, if you come across as relaxed, happy, तो you will come across as a calm person, and तुम खुद की बॉडी को भी बैलेंस स्टेट में रखने में सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। देन डू सम सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब खुद को ऑब्जर्व करो, चेक करो कि हाउ डू यू रिएक्ट टू डिफरेंट सिचुएशन, एंड देन इफ यू फील कि यू आर एक्सपीरियंसिंग और शोइंग मोर नेगेटिव इमोशन, देन यू कैन मैनेज इट, यू कैन चेंज इट ऑल्सो, यू कैन ब्रेक द विकेरियस साइकिल्स ऑल्सो, विशियस साइकिल्स ऑल्सो। एंगेज इन सेल्फ मॉडलिंग। खुद को बताओ कि कैसे एक्सपीरियंस, कैसे इमोशंस को शो करना है, विच काइंड ऑफ इमोशंस यू वुड लाइक टू शो मोर एंड विच काइंड ऑफ इमोशंस यू वुड लाइक टू एक्सपीरियंस लेस, एंड उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज करो। Perceptual reorganization and cognitive restructuring. Cognitive restructuring is basically changing the way how you think. Be creative. अलग अलग चीज़ों में अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, डेवलप and nurture good relationship with others. If you have people you can trust, if you have people who can come to you for sharing their life events, who you can go to for sharing your life events, then it makes your job easier in managing emotion, because the more you vent out about your feelings, the lighter you feel. So having a good company is always good for your health and well-being. Then have empathy. Try to understand why people are behaving the way they are behaving. Participate in community services, because that gives a sense of worth. Now, managing anger. How can we manage specifically anger? So, recognize the power of your thoughts, because how you think, you behave how you think. If you change the way you think, you can change how the way you behave, right? Realize that you're not alone. A lot of people are going through what you are going through. You can seek help from them also. Do not engage in self-talk that burns. Do not engage in negative self-talk. Never. Because how you think, how your subconscious mind thinks, have does 90% of the job. What you become, what you think. So कभी भी अपने बारे में नेगेटिव मत सोचो, अपनी लाइफ के बारे में नेगेटिव मत सोचो. This might sound very stupid, very uh, abstract, but it is very true. Your subconscious mind is very powerful. Whatever you think, it makes it the reality. अभी नहीं दिखेगा तुम्हें, in the coming few years दिखेगा, but it will make the subconscious mind will make it real. So never think negatively about yourself, your life. Do not describe intentions and ulterior motives to others. कभी भी दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो, दूसरों के बारे में गलत intentions मत रखो. It is not good for your own well-being. Resist having irrational belief.
illogical, irrational, superstitious beliefs मत रखो. Try to find constructive ways of expressing your anger instead of taking it out negatively, instead of lashing out, instead of engaging in self-harm activities. Try to find ways where you can express your anger in a constructive manner, like exercising, or like being a professional fighter, boxing, something that can help you vent your emotion, help you release your anger, and is also constructive or productive. Next, look inward, not outward. When you're angry, don't say that I was angry because of so and so person or because of so and so situation. No, situation can only influence a limited amount, put influence on you at in a very limited amount, but whatever you think, तुम खुद जैसे हो, तुम्हारे खुद के experiences जैसे हैं, वो decide करेगा कि तुम कैसे react करोगे. So if you are reacting in any manner, that is from you, not from outside. ठीक है? Give yourself time to change, and change does not happen overnight. You have to work for it, you have to be consistent, be you have to put in efforts. Overnight कुछ भी नहीं होता. ठीक है? So these were the ways of managing anger. Next is, and you can skip if you feel like these are very common topics, these are very like based on common sense, you can skip it. Just read through these headings and you'll be done for your exams. Engaging in positive emotions. हमने ये तो पढ़ लिया कि नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, जैसे फियर हो गया, डिस्गस्ट हो गया, एंगर हो गया, ये सब हमें बहुत ज़्यादा वीक बना देते हैं, एंड समटाइम्स हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं. बट वी शुड नो दैट these are just one side of the coin, है ना. पॉजिटिव इमोशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड एज इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू मैनेज नेगेटिव इमोशंस, it is also important that we enhance the positive emotions. Positive emotions like joy, hope, optimism, we should work on enhancing them also. So we should engage in activities जो हमें इन इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, इन इमोशंस को एक्सपीरियंस करने में हेल्प करे, जैसे पर्सनैलिटी ट्रेट, ऑप्टिमिज्म, प्रैक्टिस ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, प्रैक्टिस स्टेटिंग पॉजिटिव एफर्मेशंस. ठीक है? हर चीज़ का पॉजिटिव मीनिंग निकालने की कोशिश करो. इट विल बी डिफिकल्ट इन द इनिशियल टाइम, इनिशियल फ्यू वीक्स, बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी. क्वालिटी कनेक्शंस बनाओ, नॉट जस्ट ऑन द सरफेस लेवल कनेक्शन, बट डीपर कनेक्शन, डीपर रिलेशनशिप. उसके बाद जो भी स्किल, जो भी हॉबी तुम परस्यू करना चाहते हो, उसमें मास्टरी गेन करो, गेन एक्सपीरियंस इन इट, हैव फेथ इन योर सोशल सपोर्ट, इन योर ओन स्किल सेट, एंड every evaluate or interpret every event positively. So these are some ways that you can use to enhance your positive emotion. And with this, we have just completed chapter 8, which was the last chapter of your NCERT, class 11th, emotion and motivation. In case you have any doubts, in case you have any questions, just ask in the comment section. You can also mail me or join the WhatsApp group and you can ask your doubts there. Practice. I have also already uploaded the practice questions. I'll be coming with more practice questions, so you can also watch that video. All the best for your exams if they are not yet done. Okay, bye. Hello. So sorry. Now the next